एवरीवन। आज हम हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग मॉड्यूल के सब मॉड्यूल सॉइल इरोजन के लेक्चर नंबर 21 में। और आज अपना है सॉइल इरोजन का पार्ट 5। ओके, आज अपन डिस्कस करेंगे गली ट्रीटमेंट का, जो कि ये सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अपन ने ड्रॉप स्पिलवे का अपन ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे, जिसमें अपन ने हाइड्रोलॉजिक डिजाइन के बारे में देखे थे। देन आज अपन कवर करेंगे हाइड्रोलिक डिजाइन के बारे में और स्ट्रक्चरल डिजाइन के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था जो हाइड्रोलॉजिक डिजाइन है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द हाइड्रोलॉजिकल डेटा अपन पीक रेट ऑफ रन ऑफ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप्स के अप्रोचेस होती है, बाय यूजिंग द यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड, बाय यूजिंग द रेशनल मेथड, बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस मेथड एंड बाय यूजिंग द एम्पिरिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो जो भी मेथड सुटेबल होती है अपन उससे पीक रेट ऑफ रन ऑफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, पीक रेट ऑफ रन ऑफ आपको मैंने बताया था कि एसोसिएट होता है बेस्ड ऑन द डिजाइन वैल्यू ऑफ द रेनफॉल। ठीक है, और डिजाइन वैल्यू ऑफ द रेनफॉल क्या होती है कि द रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड। ठीक है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डेटा। ओके, तो अपन हिस्टोरिक डेटा का एनालिसिस करके उसमें रिटर्न पीरियड को असाइन करके डिजाइन वैल्यू ऑफ द रेनफॉल कैलकुलेट करते हैं, और उस डिजाइन वैल्यू ऑफ रेनफॉल से अपन पीक रेट ऑफ रन ऑफ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उस पीक रेट ऑफ रन ऑफ को अपन यूज करेंगे हाइड्रोलिक डिजाइन में फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द डिफरेंट वॉल्स और ऑफ द ड्रॉप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये अपना बेसिक कंसेप्ट है। ओके, तो होता क्या हाइड्रोलिक डिजाइन में कि कुछ जो पार्ट्स हैं ड्रॉप स्ट्रक्चर के जो डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं हाइड्रोलिक जंप से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो ड्रॉप स्ट्रक्चर होता है या स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे होता है, उसमें जो हाइड्रोलिक जंप होता है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिसिपेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कंसेप्चुअल फंडामेंटल ड्रॉप स्ट्रक्चर का ये होता है। तो कुछ जो ऐसी वॉल्स है, ऐसे कुछ कंपोनेंट्स है स्ट्रक्चर के जो डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं हाइड्रोलिक जंप से, उसको अपन हाइड्रोलिक जंप के बेस पे कंप्यूट करते हैं उनके डायमेंशंस को। ठीक है, उनको जो डिजाइन करते हैं वो हाइड्रोलिक जंप के बेस पे करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला पैरामीटर जो होता है, जो पहला कंपोनेंट होता है, वो होता है स्टेलिंग बेसिन। ठीक है, स्टेलिंग बेसिन क्या होता है? जिसमें हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये प्राइमरी होता है, प्राइमरली जो एनर्जी डिसिपेशन के लिए जो कंपोनेंट होता है वो होता है स्टेलिंग बेसिन। ठीक है, तो स्टेलिंग बेसिन की जो अपन डिजाइन करते हैं वो करते हैं बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक जंप। अब हाइड्रोलिक जंप मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन फेज होता है जब फ्लो जो है वो सुपर क्रिटिकल नेचर से सब क्रिटिकल नेचर में आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जब सुपर क्रिटिकल डेप्थ से सब क्रिटिकल डेप्थ में आ जाता है, और ये सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल डेप्थ को जो डिफाइन कर रही है वो डिफाइन कर रही है उसकी क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ से अगर आपकी कम डेप्थ रही तो वो सुपर क्रिटिकल डेप्थ में जाती है, और अगर ज्यादा डेप्थ रही तो वो सब क्रिटिकल डेप्थ में जाती है। ठीक है, तो अपन को हाइड्रोलिक जंप का अगर फिनोमेना एसोसिएट करना है कंपोनेंट के लिए, तो अपन को यहाँ पर क्रिटिकल डेप्थ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली लिंक होगा अपने हाइड्रोलिक जंप से, और हाइड्रोलिक जंप डायरेक्टली लिंक है कुछ कंपोनेंट से जो कि उससे डायरेक्टली एसोसिएटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेलिंग बेसिन का, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोलिक जंप होता है वो स्टेलिंग बेसिन पे ही होता है, तो ये डायरेक्टली एसोसिएट होता है। तो इसमें जो अपन लेंथ ऑफ द स्टेलिंग बेसिन अपन जो फाइंड आउट करते हैं वो होता है लेंथ इज इक्वल टू XA प्लस 2.22 मल्टीप्लाई बाय द DC, वेयर DC इज द क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, एक्सए क्या है? एक्सए जो है मान लीजिए अपने पास ये हेड वॉल है, हेड वॉल की आउटर एज से जो नैप के बीच में डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं अपन एक्सए। ठीक है, तो इससे इस फॉर्मूले का यूज करके अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ द बेसिन क्या होगी। अच्छा, ये लेंथ जो है ये मिनिमम लेंथ है। ठीक है, ये डिजाइन में अपन निकाल रहे हैं मिनिमम लेंथ, एटलीस्ट अपन को इतने डायमेंशंस अपन को रखना पड़ेगा। ठीक है, एज पर द साइड कंडीशन अपन कुछ अल्टर करते हैं बट इससे हायर साइड में लेते हैं। ठीक है, तो अपना जो स्ट्रक्चर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, अंडर डिजाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्लाइड वेरिएशन चलता है बट अपन जो डिजाइन कर रहे हैं पैरामीटर्स को ये मिनिमम डायमेंशन है। ठीक है, मिनिमम ये अपन को इतना डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, देन अपन बात करते हैं फ्लोर ब्लॉक्स के बारे में। ओके, तो फ्लोर ब्लॉक्स का कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्लोर ब्लॉक्स और लॉन्गिट्यूडनल सिल दोनों एप्रन में बनते हैं। ठीक है, स्टीलिंग बेसिन में बनते हैं बट दोनों का पर्पस अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा इसका डिस्कशन कर देता हूं। मान लीजिए कि अगर अपने पास ये एक एप्रन है, ये अपने पास एक एप्रन सेक्शन है। ठीक है, इस एप्रन सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल सिल जो है वो अलोंग द फ्लो, ठीक है, जो अक्रॉस द आप मान सकते हैं कि एप्रन या अलोंग द फ्लो जो होते हैं इस टाइप से कंस्ट्रक्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सिल का पर्पस क्या होता है कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं जो कि कंक्रीट के बनते हैं, और ये एप्रन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसको यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, इसकी शैटरिंग से, इसकी कोलैप्सिंग से होने के लिए इसको थोड़ा होल्ड करके रखते हैं, तो ये एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एप्रन को। फ्लोर ब्लॉक्स जो होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं। ठीक है,
इनके बीच में जो होते हैं पैसेजेस होते हैं, यहाँ से वाटर जो फ्लो करता है इनके बीच में पैसेजेस होते हैं, ठीक है। कभी कभी यहाँ भी बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लोर ब्लॉक्स है, ठीक है। कभी कभी इसको यहाँ बनाते हैं। इसका क्या होता है पर्पस? इसका पर्पस होता है कि एडिशनल टर्बुलेंट क्रिएट करना है अपन को स्टीलिंग बेसिस में, ठीक है। क्योंकि टर्बुलेंट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होगा डिसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। तो अपन को कभी एडिशनली अगर डिसिपेट करना है काइनेटिक एनर्जी वहां पर और मिक्सिंग करना है, तो इस टाइप के फ्लोर ब्लॉक्स को अपन यूज करते हैं, ठीक है, एज पर द साइड कंडीशन। तो फ्लोर ब्लॉक्स भी आपको पता है कि हाइड्रोलिक जंप यही क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं क्रिटिकल डेप्थ के, ठीक है। तो इसकी हाइट क्या होती है 0.8 मल्टीप्लाई बाय द डीसी, विड्थ और स्पेसिंग होती है 0.4 डीसी, और इसका शेप ऑफ द फ्लोर ब्लॉक्स को यूजुअली अपन बनाते हैं रेक्टेंगुलर टाइप सेक्शन का, ठीक है। देन अपन बात करते हैं साइड वॉल का। साइड वॉल का मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होता है, स्प्लैशिंग ऑफ द बैंक, स्प्लैशिंग ऑफ द वाटर को रिस्ट्रिक्ट करता है बैंक पे जाने के लिए, ठीक है। तो स्प्लैशिंग क्या है, डायरेक्टली एसोसिएट होगी हाइड्रोलिक जंप से। जितना बड़ा हाइड्रोलिक जंप होगा उतनी ज्यादा स्प्लैशिंग होगी, तो उतनी हाइट तक जो है वो वाटर जो है स्प्लैश करेगा, तो उतनी हाइट तक वो बैंक को कोरोड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मिनिमम साइड वॉल की हाइट को अपन को क्या लेना है फॉर पर्टिकुलर हाइड्रोलिक जंप, वो है मिनिमम हाइट इज इक्वल टू 0.5 ए मल्टीप्लाई बाय द डीसी, ठीक है। डीसी जो है अपन क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। तो ये मिनिमम हाइट अपन को लेना है, इसका मतलब है कि इस हाइट तक जो है स्प्लैशिंग होगी, ओके। देन अपन बात करते हैं कुछ, ये तो हो गया अपने क्रिटिकल डेप्थ के बेसिस पे जो पैरामीटर को अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फ्लो ओवर टेस्ट के बेसिस पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि ये अपने पास हेड वॉल स्ट्रक्चर का, और यहाँ पर जो वाटर है ये ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हाइट को अपन बोलते हैं फ्लो ओवर क्रेस्ट, मतलब इसका मतलब क्या है कि इतने हाइट तक जो है वाटर जो है जो हेड वॉल के ऊपर से एक क्रेस्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्रेस्ट फॉर्म कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि नैप से लेकर जो अपर एज होती है ड्रॉप स्ट्रक्चर की या हेड वॉल की, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको अपन बोलते हैं फ्लो ओवर क्रेस्ट, ठीक है। तो अपन इसमें वियर है तो वियर फॉर्मूला यूज करेंगे। वियर फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू 1.71 LS टू द पावर 3/2। क्यू अपन जो है पीक रेट ऑफ रन ऑफ है जो अपन हाइड्रोलॉजिक डिजाइन में यूज किए थे, ठीक है। एल और एच, एल अपने पास लेंथ ऑफ द वियर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वियर फिक्स है। अगर अपने पास कोई भी गली है जो टारगेटेड गली है उसकी जहां पर अपन को टारगेट लोकेशन है उसकी जो विड्थ होगी वही होगी लेंथ ऑफ द वियर, ठीक है। यूजुअली ये लेते हैं, हालांकि इसको चेंज करते हैं, बट इन जनरल आपको बता रहा हूँ यूजुअली जो लेंथ ऑफ द वियर है वो विड्थ ऑफ द गली के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो अपन निकाल सकते हैं फ्लो ओवर क्रेस्ट, ओके। एक चीज आप ध्यान रखना, जो लेंथ ऑफ द वियर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो ओवर क्रेस्ट के। एल और एच के बीच में जो है इनवर्सली रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो जैसे अपन लेंथ ऑफ द वियर बढ़ाते हैं तो फ्लो ओवर क्रेस्ट कम हो जाता है। फ्लो ओवर क्रेस्ट क्या होता है कि डायरेक्टली एसोसिएट होता है कि उसमें कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है। जितना फ्लो ओवर क्रेस्ट बढ़ेगा उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो हैंडल करेगा स्ट्रक्चर पर रनिंग मीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द वियर, ठीक है। तो उतना उसमें उतना ही ज्यादा फोर्स जनरेट होगा, उतना ही बड़ा उसमें हाइड्रोलिक जंप होगा। इसलिए जो फ्लो ओवर क्रेस्ट होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है डिजाइन के लिए, ठीक है। तो अगर अपन ने फ्लो ओवर क्रेस्ट निकाल लिए, ये अपन को टारगेटेड हाइट पता है गली की, ठीक है। और ये जो स्टीलिंग बेसिन है, ठीक है, यहाँ ये स्टीलिंग बेसिन है और ये अपने पास है एंड सिल। एंड सिल की हाइट जो अपन को ये भी पता है जो कि एस। तो टोटल अपन फ्लो की हाइट निकाल सकते हैं। टोटल फ्लो हाइट की इज इक्वल टू होगा एफ इज इक्वल टू एच प्लस एफ प्लस एस, ठीक है। तो ये अपने पास आ गई एफ, कैपिटल एफ, ठीक है। तो अब इस कैपिटल एफ से अपन डिजाइन करेंगे फर्दर, ठीक है। तो अपन डिटरमाइन करेंगे अदर वॉल्स के बारे में। जैसे लेंथ ऑफ द हेड वॉल एक्सटेंशन लेते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय द एफ, ये मिनिमम है, ठीक है। इतनी मिनिमम अपन को लेना है, हालांकि इसको बढ़ा सकते हैं अपन एज पर द साइड कंडीशन। हाइट ऑफ द विंग वॉल एंड द साइड वॉल एट द विंग वॉल जंक्शन, ठीक है। तो साइड वॉल को मैंने आपको बताया था, जैसे साइड व्यू की बात करें तो साइड वॉल का जो है इस टाइप से कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ये आपके बनती है साइड वॉल, ओके। तो मान सकते हैं ये अंदर में कोई हेड वॉल है इस टाइप से, ओके। ये अपने पास हेड वॉल हो गई और ये साइड वॉल है, ओके। और ये अपने पास आ रही है विंग वॉल और ये अपने पास है साइड वॉल। तो जो साइड वॉल का क्या होता है, ये टेपर होती है। पहले ये स्ट्रेट आती है, हालांकि ये स्ट्रेट कभी कभी यहाँ तक होती है, कभी कभी यहाँ तक इसके बॉटम तक ले लेते हैं, कभी इसके टॉप तक ले लेते हैं, ठीक है। ये वेरी करती है। उसके बाद में ये टेपर होती है, ठीक है। यहाँ पर एक बैटर होता है और ये अप टू द हाइट विंग वॉल की हाइट तक जाती है और विंग वॉल जो होती है वो स्ट्रेट बनती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ये बेसिक डिजाइन होती है। तो जो साइड वॉल का जो विंग वॉल के जंक्शन पे हाइट होती है उसका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय द एच, ठीक है। यहाँ पर जो हाइट होगी वो होगी आपकी यूजुअली, ठीक है, इन जनरल जो गली की डेप्थ होती है एटलीस्ट अपन को उतनी हाइट तक साइड वॉल को बनाना पड़ता है, ओके। तभी क्या है कि वो बैंक्स को होल्ड करके रखेगी। उससे कम करेंगे तो क्या है कि जो सॉइल है वो कोलैप्स होगी, अंदर साइड गिरेगी वो, ठीक है। तो एटलीस्ट उतनी हाइट अपन को लेना पड़ता है। एडिशनली कभी ले लेते हैं अपन सेफ्टी पर्पस के लिए, बट एटलीस्ट अपन को जो गली की डेप्थ की हाइट है, गली की डेप्थ है, उतनी अपन को डेप्थ साइड वॉल की हाइट के बराबर लेना चाहिए, ठीक है। देन अपन लेते हैं हाइट ऑफ एंड सिल लेते हैं h/3,
ठीक है, जो कि अपन लास्ट में यहाँ कहीं बनाते हैं एंड से। देन अपन हाइट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल से लेते हैं h/4। लेंथ ऑफ द साइड वॉल इज इक्वल टू बेस्ड होगा लेंथ ऑफ द एप्रोन की, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द साइड वॉल कैसे निकालेंगे, ये अपन को पता है कि एप्रोन की लेंथ कितनी है, एप्रोन की मतलब स्टीलिंग बेसिन की लेंथ कितनी है, ये अपने को बेस ऑफ द स्ट्रक्चर पता है, तो अपन इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास आ जाएगी लेंथ ऑफ द साइड वॉल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एप्रोन थिकनेस की। अब एप्रोन थिकनेस किस हिसाब से डिजाइन करते हैं, होता क्या है, मान लेते हैं कि ये अपने पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें अपने पास जो वाटर है ओवरफ्लो हो रहा है और यहाँ पर डाउन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ओवरफ्लो होके ओवरटॉप होके स्टीलिंग बेसिन पे रिसीव हो रहा है, ठीक है। होता क्या है कि आपको मैंने बताया था कि ये सुपर क्रिटिकल कंडीशन से सब क्रिटिकल कंडीशन में जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एनर्जी है, हालांकि बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से एनर्जी जो है वो दोनों साइड सेम है, बट यहाँ पर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, दैट इज द वेलोसिटी हेड कन्वर्ट हो रहा है डेटरमिनेबल, क्योंकि हायर डेप्थ में यहाँ पर जो है सबक्रिटिकल फ्लो जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अपन ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिसिपेशन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी है रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि इस काइनेटिक एनर्जी के कारण यहाँ एक प्रेशर डेवलप हो रहा है जिसको अपन बोलते हैं अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है। अपलिफ्ट प्रेशर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जैसे इसे नाम से इसका क्लियर हो रहा है, अपलिफ्ट मतलब ये स्ट्रक्चर को अप करके लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टली जो प्रेशर वो इस डायरेक्शन पे लग रहा है, ठीक है, तो ये प्रेशर को क्या है कि ऐसे अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम है अपलिफ्ट, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिशन फेज और यहाँ पर कंटिन्यूअसली काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब अपलिफ्ट प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगुलर डायग्राम टाइप का बन रहा है, यहाँ पर जो है अपलिफ्ट प्रेशर मैक्सिमम होगा, ठीक है, और यहाँ पर अपलिफ्ट प्रेशर होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब यहाँ पर मान लेते हैं जीरो होगा, आइडियली जीरो होगा, बट आपको पता है कि मैंने आपको बताया था स्टेडी जंप्स होते हैं जिसपे 85 75 टू 85% अप टू 75% जो डिसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, तब भी 25% जो काइनेटिक एनर्जी होल्ड रखता है वाटर, इरोजिव नेचर होता है उसका, तो पर आइडियली मानते हैं कि ये जीरो हो गया, ठीक है, फॉर डिजाइन पर्पस, ठीक है। तो इस टाइप के फिनोमिना होता है अपलिफ्ट प्रेशर का, ठीक है। अब इस अपलिफ्ट प्रेशर के अगेंस्ट में क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है वो कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है, तभी तो वो कोलैप्स होने से बच रहा है, तो कुछ उसकी स्टेबिलिटी है, कुछ वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। वो रेजिस्टेंस किस कारण से हो रहा है प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ द एप्रन, ठीक है, जो वेट है एप्रन का एज वेल एज द वेट है अपने पास स्ट्रक्चर का, वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो अपन को जो वेट लेना है, ठीक है, या रेजिस्टिव फोर्सेस लेना है, इस तरीके से लेना है कि वो अपलिफ्ट प्रेशर से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये जो वेट ऑफ द एप्रन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिजाइन करने के लिए टू रेजिस्ट द अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है। तो वेट ऑफ द एप्रन कैसे अपन डिसाइड करेंगे, बेस्ड ऑन एप्रन थिकनेस, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टेबल्स है जिसमें अपन को एफ की वैल्यूज अपन को पता है, तो उसके बेस पे अपन एप्रन थिकनेस लेते हैं। जैसे जैसे अपने एप्रन थिकनेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका आप देख रहे हैं कि एफ की वैल्यू बढ़ रही है तो अपलिफ्ट प्रेशर बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे उसकी थिकनेस बढ़ रही है, इसका मतलब उसका वेट बढ़ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर की अपन जो है एप्रन थिकनेस लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड टेबल्स होती है जिसमें एफ के बेस पे अपन एप्रन थिकनेस निकाल सकते हैं, ओके। देन अपन बात करते हैं बॉक्स टाइप इनलेट की। तो बॉक्स टाइप इनलेट क्या है, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब होता है वैसे वो ड्रॉप इनलेट स्पिलवे सभी फंक्शंस जो है सभी कंपोनेंट सेम रहते हैं, बस इसमें जो इनलेट है उसको थोड़ा अपन मॉडिफाई कर देते हैं। होता क्या है कभी कभी गलीज में, जैसे अपन मान लेते हैं कि जो गली होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है, उनकी जो विड्थ होती है वो चेंज होती है, उसका ग्रेडियंट बेड का जो लेवल है, बेड का जो ग्रेडियंट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ये कोई गली है, ठीक है, और ये आगे जाके कहीं नैरो हो रही है। नैरो सेक्शन में क्या होगा कि वाटर फ्लो यहाँ से होके आ रहा है, ठीक है, इसको नैरो सेक्शन में आने के कारण यहाँ पर एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा फ्लो का, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पीक रेट ऑफ रन ऑफ है वो एकदम से रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एकदम यहाँ पर जो है एक यूनिफॉर्म जो है पीक रेट ऑफ रन ऑफ चल रहा था, बट यहाँ पर एकदम से जो है रैपिड इंक्रीज हो रहा है पीक रेट ऑफ रन ऑफ का, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, अपने पास अपन को पता गली की विड्थ यहाँ पर इतनी है, तो अपन मैक्सिमम जो लेंथ ले सकते हैं वियर का वो इतना ले सकते हैं। ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि अपन को ये लगता है कि जो लेंथ ऑफ द वियर है वो सफिशिएंट नहीं है गली को इस रन ऑफ को हैंडल करने के लिए, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि अपन जो इनलेट है अपन उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, कुल मिला के उसकी लेंथ ऑफ द वियर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा बॉक्स टाइप का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लेंथ ऑफ द वियर जो बढ़ जाती है, आपको पता है कि जो एल और एच के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है ब्रॉडकास्टेड वियर के लिए, ठीक है। तो जैसे ही अपन लेंथ को बढ़ाते हैं तो फ्लो ओवरकास्ट कम हो जाता है, फ्लो ओवरकास्ट कम हो जाता है तो इसका मतलब उसमें जो स्ट्रक्चर में है वो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा सब चीजें कम होगी तो उसके डायमेंशन जो है वो कम रहेंगे, ठीक है, मतलब वो इकोनॉमिकली रहेगा, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा फ्लो ओवरकास्ट होता है, ठीक है, तो उस कारण में उस कंडीशन में क्या होता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, हाइड्रोलिक जंप्स क्रिएट हो रहा, तो वो हाइड्रोलिक जंप्स भी बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, उसमें बहुत हाइट तक स्प्लैश होगा, तो सभी डायमेंशंस को वो अफेक्ट करेगा।
उस केसेस में क्या करते हैं अगर अपन कि इस टाइप से उसका लेंथ ऑफ द वियर बढ़ाते हैं तो जो फ्लो है अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से जो फ्लो ओवर क्रेस्ट है वो कम हो जाता है। ओके, बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ द बॉक्स टाइप इनलेट स्ट्रक्चर, वो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, वेयर द क्रेस्ट लेंथ इज रिक्वायर्ड टू कीप द हेड लोअर ऑन द क्रेस्ट, ठीक है। तो अपन को जो हेड ओवर क्रेस्ट है अगर उसको लोअर साइड रखना है तो अपन जो लेंथ ऑफ द वियर को बढ़ा देते हैं, लेंथ ऑफ द क्रेस्ट को बढ़ा देते हैं। यूज्ड इन द चैनल वेयर द स्ट्रीम चैनल इज नैरो टू मीट द डिजायर्ड डेप्थ ऑफ द ओवरफ्लोइंग वाटर, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशंस में अपन यूजुअली इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं जहां पर अपने पास ये वाला चैलेंज आता है। ओके, ये अपने पास हो गया हाइड्रोलिक डिजाइन। देन अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन की, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन में जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जो फंडामेंटल है, जो कंसेप्चुअल चीज है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हैं, क्यों को स्ट्रक्चर फेल होता है, किस कारण से होता है, ये चीजें मैंने इस लेक्चर में जो इस सीरीज में डाला है, ठीक है। अगर आपको इसकी बहुत डिटेल्ड स्टडी करना है, ठीक है, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी इक्वेशंस हैं, उस इक्वेशंस के लिए क्या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के लिए सब फोर्सेस को, प्रेशर्स को अपन को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो अगर आपको समझना है, वो सीखना है, तो मेरे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे एनिकेट डिजाइन में, तो उसमें मैंने प्रैक्टिकली जो फील्ड में अपन किस तरीके से इनको डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपकी जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसमें कवर किया है, ठीक है। तो अपन मानते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन में सबसे पहले अपन को समझना जरूरी है फोर्स डायग्राम, ठीक है। फोर्स डायग्राम में बहुत मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि अपने पास ये हेड वॉल है, ठीक है। तो हेड वॉल में क्या है कि दो सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, W1 और W2, ठीक है। तो ये वेट ऑफ द स्ट्रक्चर है W1 प्लस W2, ठीक है। मतलब ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए W1 है, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए W2 है, ठीक है। देन अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। ओवरफ्लो होने के कारण ये वाटर जो है कुछ वेट को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स क्रिएट कर रहा है ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया FC, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन समझना, आप डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। जो वाटर फ्लो होके आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये है FA और FB, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगुलर सेक्शन इसलिए बना रहा है क्योंकि जो नीचे होता है वो प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द टॉप। टॉप आते आते तक जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वो कम होते रहता है, ठीक है। इसलिए ट्रायंगुलर सेक्शन बना रहा। आप डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से हो गए, FA एंड FB हमें आपको बताया था, ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर है, ये किस कारण से हो रहा है, फ्लोइंग ऑफ वाटर के कारण, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस मैंने आपको बताया था W1 और W2 है, ठीक है, एज वेल एज द FC। ओवरफ्लोइंग वाटर भी वेट कुछ कैरी कर रहा है तो वो भी कुछ वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। W1 W2 जो है वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हो गए रेजिस्टिंग फोर्सेस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को है रेजिस्टिंग, जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ये एक्सर्टिंग फोर्सेस, मतलब डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है, स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अपनी जो रेजिस्टिंग फोर्सेस है वो ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द रेजिस्टिव फोर्सेस, ये अपना टारगेट है। वर्टिकली अपलिफ्ट प्रेशर, ये मैंने आपको बताया था, एप्रॉन वाले थिकनेस में इस टाइप का एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। वर्टिकली अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होता है और ये मिनिमम हो जाता है यहाँ जाके, ठीक है। ये कौन सा है, एक्सर्टिंग प्रेशर है, ये स्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए इस कारण से इसको बोलते हैं अपन एक्सर्टिंग प्रेशर, ठीक है। तो एक्सर्टिंग प्रेशर कौन से हो गए, एक तो अपलिफ्ट फोर्स हो गया और एक हो गया अपने पास हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस होते हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस हो गए रेजिस्टिंग फोर्सेस, ठीक है। डायरेक्शन और आप ये नाम याद रखना। अब अपन बात करते हैं सबसे पहला सेफ्टी चेक का, उसका नाम है सेफ्टी अगेंस्ट द ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग क्या होता है, मान लीजिए कि ये अपने पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अपने पास है हेड वॉल, ओके। तो यहां पर जो है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो फोर्सेस है इस स्ट्रक्चर को अबाउट द टू, अगर ये एक्सिस मान ले तो इससे ऐसे टर्न करने की कोशिश करते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से टर्न करने के लिए अबाउट दिस फिक्स एक्सिस ऐसे टर्न करने की कोशिश करता है, तो उसको अपन बोलते हैं ओवर टर्निंग। बेसिक कंसेप्ट इसका ये है। तो जहां भी ओवर टर्न आएगी बात, ओवर टर्न विद रिस्पेक्ट टू फिक्स एक्सिस, वहां अपन बात करते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द रिजल्टेंट, ठीक है। तो जहां भी एक फिक्स एक्सिस से अगर स्ट्रक्चर ओवरटर्न होता है ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो उस केस में अपन उसको बोलते हैं मूवमेंट क्रिएट हो रहा है वहां पर, ठीक है। और मूवमेंट यहाँ क्यों क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, या अपन बोल सकते हैं टर्निंग मूवमेंट, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो मूवमेंट क्रिएट कर रहा है उसको बोलते हैं पर टर्निंग मूवमेंट। और फिनोमेना क्या है कि ये टो से जो है वैसे ओवर टर्न करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो टर्निंग मूवमेंट हो रहा है अपने पास एक्सर्टिंग फोर्सेस के कारण। एक्सर्टिंग फोर्सेस मैंने आपको बताया था वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, सॉरी एक्सर्टिंग फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं और अपलिफ्ट प्रेशर होते हैं, ठीक है। तो ये किस कारण से लगता है,
ये रखता है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस प्लस द अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है। अब कुछ स्ट्रक्चर उसको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, मैंने आपको बताया वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो फोर्सेस जो मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, उसको ओवरटर्न करने के लिए, उसको बोलते हैं अपन रिस्टोरिंग मूवमेंट। इसका मतलब है कि ये जो फोर्सेस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रक्चर को अगेंस्ट द ओवरटर्निंग, वो जो मूवमेंट क्रिएट कर रहा है वो मूवमेंट होता है रिस्टोरिंग मूवमेंट। ओके, जो क्या है ड्यू टू द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, जो मैंने आपको बताया था W1 W2 और FC, ठीक है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्सेस है जो कि रेजिस्टेंस है, इसमें डोमिनेंट होता है वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। जो जो फ्लो है FC जो इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसे अपन को बेसिकली वेट ऑफ द स्ट्रक्चर ही मानते हैं जो कि उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ RM अपॉन समेशन ऑफ TM। इसका मतलब जो है, इसका जो रेशियो है 1.5 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो RM की वैल्यू है एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ द टर्निंग मोमेंट, ठीक है। इसका मतलब जो है कि जो फोर्सेस है उसको रिस्टोर कर रहा है, ठीक है। उस कारण से जो मोमेंट जो पैदा हो रहा है, जो मोमेंट वहां पर बन रहा है, वो 1.5 टाइम्स होना चाहिए जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है, जो उसको ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं उसके मूवमेंट का, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है सेफ्टी अगेंस्ट द ओवरटर्निंग। देन अपन बात करते हैं सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग की। इसमें बेसिकली क्या है कि मान लेते हैं कि अपने पास ये स्ट्रक्चर है, ये हेड वॉल है। अब हर एक चीज में डिजाइन है, मैंने एग्जांपल आपको हेड वॉल का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हेड वॉल क्या होती है, एक फ्रंट वॉल होती है। सबसे पहले वही जो है वाटर को रेजिस्ट करती है, ठीक है। फ्लोइंग ऑफ वाटर को सबसे पहले वही झेलती है, ठीक है। इस कारण से जो भी अपन डिजाइन करते हैं सब पर्टिकुलरली हेड वॉल भी करते हैं। साइड वॉल का फंक्शंस आपको मैंने बताया था, सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। जो प्राइमरी फंक्शंस होता है वो हेड वॉल का होता है, ठीक है। ये फ्रंट वॉल होती है जो रेजिस्ट करती है प्रेशर को, सबसे ज्यादा जो वाटर प्रेशर को झेलती है, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर को। तो सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग में क्या है, अब आपको पता है कि यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ये स्ट्रक्चर को स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब अलोंग द, आप बोल सकते हैं गली की डायरेक्शन में ये स्ट्रक्चर इस टाइप से ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, एक खसक के थोड़ा आगे आ जाए, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कारण। अब इसको रेजिस्ट कौन कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अपने पास स्ट्रक्चर में एडिशनल ये फाउंडेशन अपन ने खोद के रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने पास कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा है, तो सबसे पहले उसको रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा ये वेट ऑफ द स्ट्रक्चर है, ठीक है। वेट ऑफ द स्ट्रक्चर किस कारण से हो रहा है? इंटरनल फ्रिक्शंस के कारण, ठीक है। जो वेट स्ट्रक्चर में आपको पता है मेसनरी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। मेसनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो चिनाई करते हैं, बस स्टैकिंग करते हैं स्टोन्स की, स्टोन्स को एक दूसरे से इंटरलॉक करते हैं। तो जितनी अच्छी स्टोन्स की यहाँ पर इंटरलॉकिंग होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो स्लाइडिंग के अगेंस्ट अपन को रेजिस्टेंस शो करेगा। अब यहाँ पर इंटरलॉकिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर्स में जो स्टोन्स है उनके बीच में फ्रिक्शनल जो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। अगर उसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट रहेगा स्लाइडिंग के अगेंस्ट में, ठीक है। तो पहला रेजिस्टिव फोर्सेस क्या है यहाँ पर? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। दूसरा है कि कॉन्टेक्ट सरफेस डिफरेंस होती है इन दोनों के बीच का। यहाँ पर अपन को पता है सॉइल फॉर्मेशन है, तो सॉइल फॉर्मेशन और फाउंडेशन के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको भी यहाँ पर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बॉन्डिंग क्या होती है? ये अल्टीमेटली होती है कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्सेस जो होती है सॉइल फॉर्मेशन की और फाउंडेशन की, इन दोनों के बीच में जितना अच्छा बॉन्ड होगा उतना वो स्ट्रक्चर को स्लाइडिंग के अगेंस्ट में रजिस्ट करेगी। तो ये फंडामेंट है, ठीक है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से हो गए? वाटर फोर्सेस मैंने आपको बताया था Fa और Fb। रेजिस्टिंग फोर्सेस जो है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब स्ट्रक्चर का, एंड कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द सॉइल एंड द फाउंडेशन, ठीक है। तो ये जो अपने पास कोहेसिव फोर्सेस है इन दोनों के बीच में, और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर का, वो उसका रेजिस्टिव फोर्सेस हो गया, ठीक है। तो अपन को ये देखना है कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू द रेजिस्टिव फोर्सेस, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं वर्टिकल रेजिस्टिव फोर्सेस के, तो वो स्लाइडिंग में फेल हो जाएगा। तो अपन को सेफ्टी के लिए क्या रखना है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कम रखना है एज कंपेयर टू द दिस फोर्सेस। अब इसको फॉर्मूला कैसे कैसे डिटरमाइन करेंगे? F that is the frictional coefficient of frictional multiply by the vertical forces, ठीक है, प्लस cohesive friction between the foundation and the soil, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो एटलीस्ट 1.55 टाइम्स होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग का, ओके। देन अपन बात करते हैं सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग। सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग से सबसे उससे पहले अपन को समझना जरूरी है कि पाइपिंग होता क्या है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, एक चीज मैं और इसमें एडिशनल पॉइंट डाल देता हूँ। ये स्ट्रक्चर जो है अपन चेक करते हैं कि ये सफिशिएंट है कि नहीं उस फ्लो को हैंडल करने के लिए
उसके डायमेंशंस है स्ट्रक्चर के वो सफिशिएंट है कि नहीं। इन केस अगर कोई सेफ्टी चेक में अगर ये फेल हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अपन को स्ट्रक्चर को रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो इनके क्या पैरामीटर्स हैं, इनके स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर अपने पास कोई भी स्ट्रक्चर अगर ओवर टर्निंग में फेल हो रहा है तो अपन को जो फाउंडेशन डेप्थ थोड़ी बढ़ाना पड़ेगा। तो अपन क्या हिट एंड ट्रायल बेसिस पे कुछ डायमेंशंस को भी एल्टर करते जाते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर फेल होता है किसी चेक में, तो अगर सभी चेक में पास हो गए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को जो डायमेंशंस अपन ने डिजाइन किया है हाइड्रोलिक डिजाइन में उसी को फाइनल रखते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर अगर किसी भी चेक में फेल हो जाता है तो उसके लिए फिक्स है कि उसमें किस जो कंपोनेंट है ड्रॉप स्ट्रक्चर का कौन सा कंपोनेंट अपन को इंक्रीज करना है, ठीक है, उसके विड्थ या उसकी डेप्थ इंक्रीज करना है, ठीक है। तो सबके लिए स्टैंडर्ड फिक्स है। वो चीज को मैं अभी आपको इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सही होता है कि उसमें कैसे अपन चीजों को एल्टर करते हैं, ठीक है। इन जनरल जो चेक्स होते हैं किस तरीके से होते हैं, कैसे फेल होते हैं स्ट्रक्चर और कौन से फोर्सेस के कारण उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। पाइपिंग क्या होता है? पाइपिंग होता है द पाइपिंग टाइप फेलियर्स ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द फाउंडेशन बाय द फ्लो ऑफ द वाटर, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई अपना एक स्ट्रक्चर है, हेड वॉल है और यहाँ वाटर जो है वो पॉन्डेड है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पर आपको पता है कि वाटर यहाँ पर पॉन्डेड है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। एक प्रेशर डिफरेंस, एक प्रेशर डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाटर जो है ये इस साइड जाने की कोशिश करेगा। अब अपन को पता है कि ये अपने पास स्टोन मेसोनरी का बना है, तो ये पूरा इम्परवियस नेचर का है, ठीक है। तो ये अलाउ नहीं करेगा थ्रू द स्ट्रक्चर वाटर को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्टली इम्परवियस नेचर का है, ठीक है। तो वाटर क्या होता है कि इस फाउंडेशन के थ्रू मूव करने की कोशिश करता है। आपको डार्चिस लॉ में भी मैंने बताया था कि जैसे ये सॉइल फॉर्मेशन है, तो ये परफेक्टली इम्परवियस नेचर का नहीं होता, इसमें पार्शियली कुछ होता है, परवियस नेचर के होते हैं, पोरोसिटी होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे क्या होता है कि ये प्रेशर डेफिसिट के कारण जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर फ्लो ऑफ द वाटर जो है वो धीरे धीरे होने लगता है, ठीक है। तो वाटर जो है वो पैसेज क्रिएट कर लेता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर अगर छोटा सा पैसेज मिल जाता है तो वाटर जो है वहां से रिलीज होने लगता है। रिलीज होने के कारण इस टाइप की पाइपिंग क्रिएट कर देता है, एक अपना वे डिसाइड कर लेता है वाटर रिमूवल के लिए, ठीक है। हालांकि जो वाटर है मूव यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, बट एक प्रॉपर एक पाइपिंग के फॉर्म में जो है वो वाटर अपना एक पैसेज बना लेता है रिमूव के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर पाइपिंग अगर क्रिएट हो जाती है तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये स्लॉइंग क्रिएट करेगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसे केसेस को रोकने के लिए अपने को पाइपिंग की सेफ्टी रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की थ्योरी है। पहली थ्योरी है कि पाइपिंग किस कारण हो रहा था, फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू द फाउंडेशन, ठीक है। तो थ्रू द फाउंडेशन जो वाटर फ्लो हो रहा है उस कारण से जो पाइपिंग क्रिएट हो रही है। दूसरा इसमें एक कंसेप्ट है बेस्ड ऑन अ लाइन ऑफ क्रीप, ठीक है। लाइन ऑफ क्रीप क्या होता है, मान लेते हैं कि अपने पास हेड वॉल है, ठीक है। ये अपने पास हेड वॉल होगी, ये अपने पास हो गया बेड लेवल, ये गली का हो गया बेड लेवल, ठीक है। और ये यहां पर नीचे अपन बना रहे हैं फाउंडेशन, ये अपने पास है फाउंडेशन, ठीक है। तो होता क्या है कि लाइन ऑफ क्रीप क्या होती है? लाइन ऑफ क्रीप जो है यूएसडीए ने डिफाइन किया था, लाइन ऑफ क्रीप होती है द कॉन्टेक्ट सरफेस बिटवीन फाउंडेशन ऑफ द मटेरियल एंड द सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो सरफेस है जो टच कर रही है सॉइल फॉर्मेशन को फाउंडेशन की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि फाउंडेशन के थ्रू ही होती है पाइपिंग, ठीक है। ये इम्परवियस नेचर का होता है, यहाँ से तो हो नहीं सकती पाइपिंग, ठीक है। तो यूएसडी क्या बोलता है कि लाइन ऑफ क्रीप है, लाइन ऑफ क्रीप को कैसे डिफाइन किए थे, कॉन्टेक्ट सरफेस होती है जो सॉइल फॉर्मेशन की और फाउंडेशन की, ठीक है। ये जो लाइन को अपन बोलते हैं लाइन ऑफ क्रीप, और यूएसडी के हिसाब से पाइपिंग होती है वो अलोंग द लाइन ऑफ क्रीप होती है, ठीक है। तो जो पाइपिंग क्रिएट होती है वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो यूएसडी के अनुसार क्या है कि जो लाइन ऑफ क्रीप है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पाइप फॉर्मेशन के लिए। इसका मतलब है कि जो लाइन ऑफ क्रीप है वो अलोंग द जो पाइपिंग वो अलोंग द लाइन ऑफ क्रीप जो है वो बनती है, ठीक है। इसमें भी दो टाइप की थ्योरी है, ठीक है। तो लाइन ऑफ क्रीप क्या है, द कॉन्टेक्ट सरफेस बिटवीन द फाउंडेशन एंड द सॉइल एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूएसडीए द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज फेल्ड ड्यू टू द पाइपिंग मेनली अलोंग द लाइन ऑफ क्रीप। तो ये मेनली अलोंग द लाइन ऑफ क्रीप के जो है वो पाइपिंग क्रिएट होता है और उसमें पाइपिंग क्रिएट होने के बाद वो फेल होता है पाइपिंग के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इसमें अपन डिटरमाइन करते हैं वेटेड लाइन ऑफ क्रीप। वेटेड लाइन ऑफ क्रीप क्या होता है, आपको पता है कि जो फ्लो डायरेक्शन है वो इस साइड से है, तो जो बेस फ्लो का डायरेक्शन वो भी इस साइड से होगा, ठीक है। तो जो प्रोमिनेंट बिहेवियर होगा वाटर का पाइपिंग क्रिएट करने के लिए वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अपना जो फाउंडेशन में जो भी फ्लैटर सरफेस है, ठीक है, वो प्रमोट करेगी पाइपिंग के लिए, ठीक है। बट जो वर्टिकल सर्फेसेस है
वो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगी, हालांकि इसके अलोंग हो रहा है तो पाइपिंग इसके थ्रू ही हो रहा है, बट ये थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अपन इसमें वेटेड लाइन ऑफ क्रीप निकालते हैं, द सम ऑफ द ऑल द फ्लैट कॉन्टेक्ट जो है वो प्रमोट कर रहा है पाइपिंग के लिए, ठीक है। तो वहां पर कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए फ्लैट कॉन्टेक्ट में सब लेते हैं अपन। एंड 1/3 ऑफ द कॉन्टेक्ट फ्लैटर देन द 46 डिग्री, तो जो 46 डिग्री से ज्यादा फ्लैटर है, ठीक है, मान लेते हैं अपने पास ये एंगल है, ये 46 डिग्री, तो ये 46 डिग्री से ज्यादा जो ये वाला जो सेक्शन है, जो ज्यादा फ्लैटर साइड में आ रहा है, ठीक है, वो अपन को पाइपिंग को क्रिएट करने के लिए प्रमोट कर रहा है, थोड़ा ज्यादा हॉरिजॉन्टल सरफेस में आ रहा है वो करीब में, ठीक है। तो जो फ्लैटर कॉन्टेक्ट है उसका 1/3 अपन लेते हैं 46 डिग्री से ज्यादा, जो अगर कोई भी सर्फेसेस है जो कि वर्टिकली बिहेवियर शो कर रही, तो वहां पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वो लाइन ऑफ क्रीप को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें अपन जो कंसेप्ट आता है वेटेड लाइन ऑफ क्रीप का। अब हम निकालते हैं वेटेड क्रीप रेशियो का, फॉर्मूला होता है ये समीशन ऑफ LH प्लस 2 समीशन ऑफ LB अपॉन 3H, ठीक है। तो LH यहाँ पर क्या है, सम ऑफ द ऑल द हॉरिजॉन्टल कॉन्टेक्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ क्रीप, एंड समीशन V इज द सम ऑफ द ऑल द वर्टिकल कॉन्टेक्ट, वर्टिकल लाइन ऑफ क्रीप, वर्टिकल कौन सा लेना, 46 डिग्री से ज्यादा फ्लैटर, ठीक है। और एच इज द हो जाएगा हेड डिफरेंस बिटवीन द वाटर एट द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ये मैं आपको पहले ही बताया था कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होता है प्रेशर डेफिसिट की, जो पाइपिंग को क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये पाइपिंग जो किस तरीके से होती है, इसकी दोनों थ्योरी अपन ने देख ली कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इस ये CW जो अपन निकालेंगे वेटेड क्रीप रेशियो, ये स्टैंडर्ड टेबल्स होती है कि किस टाइप के सॉइल फॉर्मेशन के लिए, किस टाइप के फाउंडेशन के लिए क्या परमिटेड वैल्यू CW की, तो इस स्टैंडर्ड टेबल्स का अपन यूज करके इसको निकाल सकते हैं कि अपना जो स्ट्रक्चर है वो पाइपिंग के लिए सेफ है या नहीं है। तो इसमें भी कुछ डायमेंशंस है, जैसे कट ऑफ वॉल की हाइट, डेप्थ को बढ़ाना, उसकी विड्थ को बढ़ाना, इस टाइप के कुछ अल्टरेशन है कि अपन अल्टर करके उसको सेफ्टी दे सकते हैं, ठीक है। देन अपन बात करते हैं सेफ्टी अगेंस्ट टेंशन एट द टो, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ड्रॉप स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको पता है वो स्टोन मेसनरी या ब्रिक मेसनरी के बनाते हैं, तो ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये टेंसाइल स्ट्रेस को झेलने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है। टेम्पल स्ट्रेस को बियर करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये कंप्रेसिव नेचर के होते हैं, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ शून्य होती है, लगभग जीरो होती है, ठीक है। तो ये टेंशन के अगेंस्ट में अपनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या, कभी कभी जैसे अपन मान लेते हैं कि अगर ये हेड वॉल है अपनी, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कारण इसमें एक टेंसाइल टेंशन जनरेट होता है, ठीक है। टेंशन कहाँ जनरेट होता है, टो में। तो स्ट्रक्चर जो है वो टो से जो है वो कोलैप्स करने की कोशिश करता है ड्यू टू द टेंशन, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस इसमें जो जनरेट हो रहा है उस कारण से क्या होता है, अब टेंसाइल स्ट्रेस को जो है रेजिस्ट करने के लिए अपने पास टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है स्ट्रक्चर के, ठीक है। जो कंप्रेशन अपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर के पास, बट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये अबाउट द टो जो है स्ट्रक्चर वो कोलैप्स करने की कोशिश करता है ड्यू टू द टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो as these check dams are constructed using the brick or the stone which does not have the tensile strength, ठीक है। for checking against tension, तो इसमें अपन क्या करते हैं कि अपन ये देखते हैं कि इन फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है, ठीक है। तो इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट, मान लीजिए कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, उसका रिजल्टेंट जो है वो जो फॉल हो रहा है मिडिल थर्ड, ठीक है, मिडिल थर्ड से अगर वो फॉल हो रहा है, ठीक है, एट द बेस, तो अपन मान सकते हैं कि वो टेंशन जो टो में जनरेट हो रहा है उसके अगेंस्ट में सेफ है, ठीक है। अगर वो वहां मिडिल थर्ड के आगे कहीं क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो होता क्या है कि अगर यहाँ पहले क्रॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है स्ट्रक्चर का वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बट अगर आगे कहीं पर वो अगर फॉल हो रहा है या फिर वो टो में फॉल हो रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इस साइड से जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है और इस साइड से स्टेबल है, जो कि सफिशिएंट नहीं होता और स्ट्रक्चर कोलैप्स करने की संभावना होती है। तो ओवरऑल इसकी कंक्लूजन क्या है कि जो रिजल्टेंट है वो मिडिल थर्ड से पास होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें बात आती है अपनी एसेंट्रिसिटी की, ठीक है। तो रिजल्टेंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, समेशन ऑफ H अपॉन समेशन ऑफ V, ठीक है। सम ऑफ द ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अपॉन सम ऑफ द ऑल वर्टिकल फोर्सेस विल गिव द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी मैंने आपको बताया था, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू होता है D/2 माइनस Z। इसेंट्रिसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, इसेंट्रिसिटी अगर मान लेते हैं कि अपने पास ये बेस ऑफ द स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये अपने पास हो गया मिडिल, मान लेते हैं कि ये अपने पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये बेस वाला जो सेक्शन है, ये मान लेते हैं ये मिडिल सेक्शन है अपने पास, ठीक है। तो ये बेस वाला जो स्ट्रक्चर है अपन ने ये टॉप व्यू है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है अगर टॉप व्यू से देखेंगे कोई भी स्ट्रक्चर का, ठीक है, ये बेस है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं ये अपने पास जो सेंटर है ये अपने पास D/2, ठीक है। D/2 में अपन को इसेंट्रिसिटी जो है Z जो है रिजल्टेंट है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि Z कहीं यहाँ फॉलो हो रहा है, तो ये जो डिफरेंस है ये अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, इसेंट्रिसिटी इज द डिस्टेंस बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द सेंट्रोइड ऑफ द बेस, ठीक है। तो अपन ये मानते हैं कि ये जो D/2 है ये स्ट्रक्चर का सेंट्रोइड है, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन में अपन को पता है सेंट्रोइड होगा D/2 में,
तो d/2 अपन सेंट्रोइड अगर माने स्ट्रक्चर का, तो अपने पास इसेंट्रिसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? द डिस्टेंस और डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द सेंट्रोइड ऑफ द बेस, ठीक है। तो इसके बीच में जो होता है वो इसेंट्रिसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? d/2 माइनस z, ठीक है। तो ये इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है शुड बी लेस देन d/6। d क्या है अपने पास? बेस है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो z की वैल्यू वो ग्रेटर होना चाहिए d/3 के, ठीक है। तो इस अपन देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है फॉर फाइंडिंग आउट, पहले अपन को z निकालना पड़ेगा, उसके बाद अपन z की वैल्यू से या e की वैल्यू से अपन ये देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं टेंशन के एट द टू, ओके। लास्ट सेफ्टी पॉइंट है अपने पास सेफ्टी चेक का, वो है कंप्रेशन, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जो स्ट्रक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो कंप्रेसिव नेचर का होता है, ठीक है। कंप्रेसिव नेचर क्या सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है स्ट्रक्चर में, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस झेलने के लिए, बियर करने के लिए जो है वो सफिशिएंट होता है। तो होता क्या है कि अपन को पता है कि यहाँ पर अपने पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने इन फोर्सेस के जो रिजल्टेंट है उसका फॉल देख लिए कहां पर हो रहा है, बट अपन को ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि ये जो फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो अल्टीमेटली कंप्रेसिव नेचर का हो, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो अपन ने जो टेंशन की बात की थी, तो अपन ने बात की थी वहां लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट की, बट अपन यहाँ बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट की, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है, रिजल्टेंट, तो इसका मतलब है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो कंप्रेसिव नेचर का है। और सेफ्टी के लिए, कंप्रेशन की सेफ्टी के लिए उसका कंप्रेसिव नेचर का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। The NRC is based on the direction of the resultant, ठीक है, direction of the horizontal and vertical forces, ठीक है। If the resultant of all the horizontal vertical forces is vertically downward, तो जो structure is said to be compressive nature का, ठीक है। तो उसका resultant जो है वो अपन को डाउनवर्ड होना जरूरी है, वर्टिकली डाउनवर्ड होना जरूरी है, तभी अपन बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो कंप्रेसिव नेचर का है और वो सेफ है अगेंस्ट के कंप्रेशन के, ठीक है। तो इसमें अपन निकालते हैं कांटेक्ट प्रेशर, ठीक है। कांटेक्ट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? ये कांटेक्ट प्रेशर, या इसको अपन बोलते हैं एफ मैक्स या मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम कंप्रेसिव प्रेशर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ वी अपॉन 1 प्लस माइनस 6 अपॉन डी, ठीक। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का यूज करते हैं अपन फॉर फाइंडिंग आउट द एफ मैक्स। एफ मैक्स की क्या स्टैंडर्ड टेबल्स होती है, तो बेस्ड ऑन अ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो अपन ने यूज किया है, तो उसके लिए परमिसिबल वैल्यू है अपने पास एफ मैक्स की, कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल अपन ने यूज की कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, ठीक है। तो अपन वो टेबल का यूज करके देख लेते हैं कि वो परमिसिबल वैल्यू एटलीस्ट अचीव कर रहा है कि नहीं, तो वो सेफ है। अगर नहीं है तो अपन डिफरेंट डायमेंशंस को उसमें एल्टर करते हैं, ठीक है। तो ये है अपने पास स्ट्रक्चर डिजाइन। तो ये है अपने पास एंड ऑफ द लेक्चर 21। तो अपना जो स्टेट ड्रॉप स्पिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है गली ट्रीटमेंट की, वो अपन ने कंप्लीट कर ली है, ओके। आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू।